मैं अभी इस अवस्था में हूँ कि अभी 14-15 दिन पहले मेरी माँ गुजरी है। मेरे सर से उनका साया हटा है और मुझे यहाँ पे राजनीतिक परिवार होने के कारण ये सब राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, इंटरव्यूज़ हैं, ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि मैं कितना टूटी हुई हूँ और मुझे अपना कोई कंपटीशन ना समझे। मैं किसी का कंपटीशन नहीं हूँ, बल्कि ये तो अच्छा है ना कि मैंने एक आर्मी में रह के जीवन के एक दूसरे पक्ष को भी देखा। मैंने भारतीय सेना के जो जवान हैं वो हमारी सरहदों पे रहते हैं, जिनकी वजह से हम आप और मैं यहाँ सुरक्षित है। मैंने देखा है कि उन लोगों के त्याग को, उनके बच्चों के त्याग को, उनकी बीवियों के त्याग को, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मुझे ये जीवन देखने का भी मौका मिला। तो ये सारे नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। कुछ समय पहले हमने जो केदारनाथ की विधायिका हैं, जो केदारनाथ की जनता है, उन्होंने अपनी विधायिका थी, उन्हें असमय खो दिया था। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए उनकी पुत्री शैला रानी रावत जो हैं, उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत जी मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपने राजनीति में तो आना ही था, लेकिन आपको क्या लगा था कभी इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी राजनीति में? बिल्कुल नहीं। किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के जाने के बाद वो इस तरीके से आना, मुझे लगता है कि कभी नहीं। मैम, दावेदारी की बात करूं तो प्रबल दावेदारी में आप चल रही हैं और लोग जो केदारनाथ की जनता है वो जिस प्रकार से सुषमा स्वराज और बांसुरी स्वराज का जो सुषमा स्वराज जब गई थी उनके बाद बांसुरी स्वराज ने अपनी माँ के पदचिन्हों पर चल के उनकी विरासत को संभाला था, तो केदारनाथ की जनता भी आपको इस प्रकार देख रही है, क्या कहेंगे? हर किसी के जीवन की एक अलग यात्रा होती है। सुषमा स्वराज जी और बांसुरी जी, उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत अलग है। वैसे मैं और मेरी माँ की कहानी बहुत अलग है, लेकिन तो हम दोनों का तुलनात्मक, जैसे आपकी ज़िंदगी है, आप उस ज़िंदगी में जो आपने संघर्ष किए वो मेरी ज़िंदगी के संघर्ष से बहुत अलग है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम किन्हीं दो लोगों के जीवन का तुलना कर ही नहीं सकते। मेरी अपनी कहानी तो मेरा अपना जीवन। मैम, हमने देखा कि जो शैला रानी रावत जी हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री थी। 35 साल उन्होंने लंबा संघर्ष करा क्षेत्र के लिए, केदारनाथ के लिए। तो जो वहाँ के लोग हैं वो उनके संघर्षों को जानते हैं, तो उन संघर्षों में से आप कुछ अगर शेयर करना चाहें कि जो उन्होंने संघर्ष किया था और आपको बता दी थी कि हमें इस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है जनता के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे क्षेत्र की जनता को पता हुआ, राजनीति से भी पहले वो एक अध्यापिका थी जी। हमारा एक अपना कॉलेज है, इंटरमीडिएट कॉलेज, चिल्ड्रन एकेडमी, वहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ के गए। आज भी बड़े बड़े पदों पर वो बच्चे आसीन हैं। तो मेरी माता जी की जो असली पूंजी थी वो स्कूल है, वो बच्चे हैं जो आज साइंटिस्ट हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं या एजुकेशन के फील्ड में हैं। उसके बाद राजनीति, और राजनीति में भी हर गांव में उनको, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर आदमी का उनको ज्ञान था, संज्ञान था, और उन्होंने हर गांव के लिए इतने 35 साल में बहुत सारा काम किया। अच्छा ऐश्वर्या जी, जब आपकी माताजी अपने आखिरी समय में थी, उन्होंने कोई ऐसी आपको सलाह दी हो, कोई ऐसी बात बोली हो जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, चाहे वो आपके राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में आपके काम आए? हाँ, जब वो आखिरी क्षणों में थी तो कुछ उन्होंने मुझसे बहुत ही पर्सनल बातें बोली, लेकिन जो शायद मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने उनसे यही सीखा है कि अपने लक्ष्य के लिए अगर आप एक बार गिर भी जाओ, उठो, खड़े हो और फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ, तो हार नहीं माननी है। तो ये मैंने उनसे सीखा। अच्छा मैम, राजनीतिक जीवन के इतर हम जाएं तो एक ऐश्वर्या रावत को दुनिया और किस नज़र से देखती है? मतलब आप किन किन क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं और क्या क्या आप समाज के लिए कर रही हैं? देखिए, मैं तो बचपन से ही समाज से जुड़ी हुई हूँ। आज भी मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, मैं सबके साथ उनकी मदद के लिए आगे रहती हूँ। पर मेरी असली पूंजी, जैसे हमने बताया,
हमारा स्कूल है चिल्ड्रंस अकेडमी, जिसकी मैं मैनेजर हूँ, और महिला जागृति संस्थान करके हमारा एक NGO है, जिसके थ्रू हम गरीब महिलाओं के लिए काम करते हैं। और आगे भी मेरा ये विचार है कि हम माता जी के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के हम गांव-गांव में महिलाओं की मदद करें। मैम, अगर रोड मैप की बात करें, अगर आपका टिकट फाइनल हो जाता है, क्योंकि प्रबल दावेदारी आप ही की चल रही है, और जिस हिसाब से इतिहास रहा है बीजेपी का, तो एक सामने सहानुभूति के उस पर वो उस व्यक्ति के परिवारजनों को ही टिकट देते हैं। अगर आपका टिकट फाइनल हो जाता है तो क्या रोड मैप रहने वाला है आपका केदारनाथ की जनता के लिए? मैंने जैसे आपको बताया कि राजनीति में मेरा आना तय था, लेकिन सहानुभूति मुझे मिल रही है मेरे माँ के आने पे। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आऊँगी, और पर जब ये घटना हो ही गई है, और जहाँ तक टिकट की दावेदारी है, तो सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग मुझे अपना कोई कंपटीशन ना समझे। मैं किसी का कंपटीशन नहीं हूँ। मैं अभी इस अवस्था में हूँ कि अभी 14-15 दिन पहले मेरी माँ गुजरी है, मेरे सर से उनका साया हटा है, और मुझे यहाँ पे राजनीतिक परिवार होने के कारण ये सब राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, इंटरव्यूज़ हैं, ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि मैं कितना टूटी हुई हूँ। और पहले मेरे को उन सब लोगों के लिए एक मैसेज आपके इंटरव्यू के थ्रू देना चाहती हूँ कि पहले आप मुझे मिलें, मुझे जाने, तब मेरे बारे में अपनी राय कायम करें, बिना देखे बिना जाने, केवल इस चीज़ पे कि शायद मैं आ जाऊं तो उनके लिए भविष्य में उनके कैरियर के लिए कोई खतरा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आऊँगी तो मैं सब लोगों के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं कुछ काम करूँगी तो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए करूँगी, और मैं बिल्कुल ये आश्वासन देती हूँ कि मैं तन मन धन सब चीज़ों से क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी रहूँगी। और इसका शायद आपको अनुभव, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी, कल अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है तो आपको 2.5 साल बाद मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि हाँ, कि मैडम आपने जो बात की थी, आपने उसमें कितनी सत्यता थी। बिल्कुल। मैम, चूँकि अब सार्वजनिक जीवन से आप राजनीतिक जीवन में उतर गई हैं, क्योंकि माता जी के पद चिन्हों पर चलना है, तो किस प्रकार जो क्षेत्र की जनता है, कई लोग ये भी बोलेंगे यार कि आप राजनीति में आए हैं, पहले आप गांव में आपकी पढ़ाई दीक्षा वगैरह हुई थी, लेकिन आप बाहर ही रही हैं, क्योंकि आप बताती हैं आपके हस्बैंड जो आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार समझाएंगे कि आप भी उन संघर्षों से जुड़ी रही हैं जिससे आपकी माता जुड़ी थी? अमूमन हर व्यक्ति का संघर्ष, हर स्त्री का संघर्ष एक जैसा है जी। आप समझ रहे हैं, जब वो मायके से ससुराल में जाती है, वो क्या गांव क्या शहर, वो उन्हीं चीज़ों में रहती है। तो संघर्षों को समझना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनकी परेशानियों को समझना, क्योंकि बेसिक समस्या रोटी कपड़ा मकान ही है, उसके बाद और समस्याएं होती हैं, और हर महिला की समस्याएं एक जैसी हैं हम लोगों की। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने प्रश्न क्या पूछा था, सॉरी? जो गांव के लोग हैं, जो हाँ, कुछ और ऐसी जो आपने मुझे पैदा कर रहे हैं, नहीं, कोई भ्रांति नहीं, बल्कि ये तो अच्छा है ना कि मैंने एक आर्मी में रह के जीवन के एक दूसरे पक्ष को भी देखा। मैंने भारतीय सेना के जो जवान हैं, वो हमारी सरहदों पे रहते हैं, जिनकी वजह से हम आप और मैं यहाँ सुरक्षित है। मैंने देखा है कि उन लोगों के त्याग को, उनके बच्चों के त्याग को, उनकी बीवियों के त्याग को, तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मुझे ये जीवन देखने का भी मौका मिला। तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलके जीवन में, आप अपनी उम्र से बड़े नहीं होते, आप अपने एक्सपीरियंस से बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे जीवन में ऐड ऑन ही किया है, इन्होंने योगदान ही दिया है। अच्छा मैम, पिछले अगर कुछ समय की बात करें तो हम केदारनाथ जो है वो सुर्खियों में रहा है, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों की बात कर लें, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, वो जो मौजूदा सरकार है उससे नाराज़ बताई जा रही है। तो कैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे अगर आप चुन के जाती हैं? कैसे आप सेतु का काम करेंगे उनके बीच? बिल्कुल, जो एक चैनल था, जैसे मैंने बोला है कि समस्याओं को, जो एक प्लेटफॉर्म था जी, वो अपनी समस्याओं को सरकार तक ले जाने के लिए
एक प्रतिनिधि होता है, जो एक एमएलए होता है, जब वही स्वस्थ नहीं है, जब वही अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है, तो बाकी समस्याओं पे तो वो होना ही था। तो वो एक खालीपन जो आ गया, उसका मुझे बहुत खेद है। और वो मेरे हाथ की बात भी नहीं है, वो ना ही माता जी के हाथ की बात थी। वो तो जब अंतिम मृत्यु शैया पे भी पड़ी थी, तब भी वो काम ही करवा रही थी कि ये योजना करनी है, लेकिन उतना ही कर पाई जितना उनके बस में था। अब आके ये संवादहीनता ख़त्म करके मीटिंग रख के व्यापारी लोग क्या चाहते हैं, सरकार का इस पे क्या रुख है, उनका क्या स्टैंड है, ये सब चीज़ें तो बैठ के तय होंगी। अच्छा मैम, अब एक आखिरी संदेश जो आप अपनी केदारनाथ की जनता को देना चाहेंगे कि वो आखिर आपको क्यों चुने, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो वो ऐश्वर्या रावत को क्यों चुने? आपने बिल्कुल ये प्रश्न पूछा कि क्यों चुने। बिल्कुल। मुझे चुने क्योंकि अगर मुझे सौभाग्य होता है, क्योंकि मैं अपनी माता के जो अधूरे सपने जी, उनको पूरा करने की मुझ में अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं उनको पूरा करूँ। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए चुने, मुझे चुने एक अच्छा, एक ऐसी नेत्री के रूप में लाने के लिए जो एक पढ़ी लिखी है, जो उनका स्टैंड ले सके। मुझे चुने एक ऐसी बहन के रूप में जो अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ी रहे। मुझे चुने एक ऐसी बहन के रूप में जो अपनी बहनों के साथ गांव में खड़ी है। तो और वो मेरे पे पूरा विश्वास रख सकते हैं, और बाकी मैं 100% सबकी जो कसौटी है उसमें खरा उतरूंगी, और ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए मैम, धन्यवाद। हमारी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अपनी माता जी के जो पद चिन्हों पे हैं वैसा ही काम करें। बिल्कुल, और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।